हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस सुपर डुपर वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो इस सुपर डुपर वीडियो में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि भौगोलिक खोजों के परिणाम क्या है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि भौगोलिक खोजें क्या हैं, भौगोलिक खोजों के पृष्ठभूमि क्या थे। लेकिन अब पढ़ेंगे कि जो भौगोलिक खोजें हुई थी उसके परिणाम क्या है। भौगोलिक खोजें मतलब हम लोग ये जाने थे कि आखिर भारत कैसे अस्तित्व में आया। ठीक है, उसका खोज किसने किया, अमेरिका का खोज किसने किया, ये पूरा पृथ्वी को हम लोग कैसे जाने, समुद्र यात्राओं जो यात्री लोग थे वो कैसे भौगोलिक खोज किए, इसके बारे में पढ़े थे। लेकिन अब पढ़ेंगे कि आखिर भौगोलिक खोज के परिणाम क्या हुआ। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए पहला टॉपिक हमारा है कि भौगोलिक खोजें क्या होती हैं। तो देखिए, भौगोलिक खोजों के परिणाम काफ़ी दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुए। इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के एक बृहत भूखंड से परिचित कराया और विश्व के देश एक दूसरे के संपर्क में आए। कहने का मतलब ये है कि भौगोलिक खोजों के परिणाम ये हुआ था कि यह जो था भौगोलिक खोज वो संसार को, पूरे विश्व को एक बहुत बड़े भूखंड से परिचित कराया था। ठीक है, और इसी के भौगोलिक खोजों के कारण ही जो थे एक देश दूसरे देश के संपर्क में आए और व्यापार होने लगा, सारे मार्ग एक दूसरे से जुड़ गए, सारे रास्तों से सारे देश आने जाने लगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि एक देश दूसरे से जुड़ गए। ठीक है, तो भौगोलिक खोजों के ये भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने क्या किया, तो विश्व को जोड़ा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एशिया और यूरोप की विभिन्न सभ्यताओं का जो पहले से विलग थी परस्पर संपर्क स्थापित हुआ। नए देशों की खोज के द्वारा न केवल नए उपनिवेशों के साथ व्यापार करने को प्रोत्साहन मिला, वरन उन्होंने वहां अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार करने का भी प्रयास किया। देखिए, नए देश का जो खोज हुआ था तो उसमें सिर्फ खाली ये नहीं हुआ कि सिर्फ उपनिवेश स्थापित हुआ, व्यापार को भी प्रोत्साहन मिला था। उस टाइम नई नई सभ्यताएं आई थी। ठीक है, संस्कृति आई थी, धर्म आया था, साहित्य का प्रचार हुआ था और इसी कारण जो है भौगोलिक खोजों का इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यूरोपीय उपनिवेशवाद के रूप में उभर कर सामने आया। लेकिन देखिए, हर चीज़ जो अच्छा ही नहीं होता है, हर चीज़ अच्छा नहीं होता है, कुछ उसमें क्वालिटी भी होती है तो कुछ उसमें बुराई भी होती है। तो ऐसे ही भौगोलिक खोज में ये भी हुआ कि एक तो वो अच्छा काम किया कि विश्व को जोड़ा। ठीक है, एक देश दूसरे देश के संपर्क में आए। लेकिन एक चीज़ मतलब नकारात्मक भी हुआ। क्या हुआ, तो ये हुआ कि जो यूरोपीय उपनिवेशवाद जो है वो सामने उभर कर आ गया, बहुत ज़्यादा उपनिवेशवाद फैलने लगा था। ठीक है, चलिए अपनी विकास एवं भौतिक आवश्यकताओं के निर्मित इन्होंने उन देशों का शोषण किया जो यूरोपीय देश के उपनिवेश थे। ठीक है, भौगोलिक खोजों के परिणाम निम्न रूपेण स्पष्ट किया जाता है। अब नीचे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि भौगोलिक खोजों के परिणाम किस किस चीज़ों को प्रभावित किया या फिर किस किस चीज़ को बढ़ावा दिया। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम पहले पढ़ लेते हैं कि टॉपिक क्या क्या है नीचे पढ़ने से पहले। देखिए, पहला है व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव, उसके बाद है औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास, वाणिज्यवाद का विकास, ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार, दास व्यापार का विकास, भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, तो व्यापार वाणिज्य का प्रभाव। नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे।
इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। फलस्वरूप मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ, हुंडी, ऋण पत्र आदि व्यापारिक साख पत्र का विकास हुआ। व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप से विकसित होकर वैश्विक रूप लेने लगा। देखिए, ये हुआ व्यापार वाणिज्य में कि जब नए देशों की खोज हुई तो नए व्यापारिकों से संपर्क बढ़ा। ठीक है, जब संपर्क बढ़ा तो उपनिवेश जो स्थापित हुआ था उसमें शोषण होने लगा। यूरोपीय देश समृद्ध होने लगा और उपनिवेशवाद का शोषण करने लगा वो लोग। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि इस जो यूरोपीय शोषण करते थे तो व्यापार जो था उनका चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया। और उसके बाद क्या हुआ तो मुद्रा व्यवस्था विकसित हो गया उस समय। ठीक है, उसके बाद हुंडी आ गया, ऋण पत्र आ गया, व्यापारिक साख पत्र आ गया। इन सारी चीज़ों का व्यापार होने लगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें विकास मतलब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई थी यूरोपीय देश में। ठीक है, उसके बाद देखिए, नए देशों की खोज के पूर्व व्यापार मुख्य रूप से भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक ही सीमित था, परंतु अब इसका स्थान अटलांटिक, हिंद तथा प्रशांत महासागरों ने लिया। फलतः पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम एंड वॉक्स आदि शहर जो विश्वव्यापी व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए और यूरोपीय व्यापार पर इटली का एकाधिकार जाता रहा। इसके बाद स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड तथा फ्रांस का प्रभाव बढ़ गया। कालांतर में अपने विशाल साम्राज्य को संभालने में स्पेन और पुर्तगाल इतने निगम हो गए कि उन्होंने अपना साम्राज्य ही खो दिया। ठीक है, यूरोपीय देशों द्वारा खोजे गए नए देशों में आयातित बहुमूल्य धातुओं विशेषकर अमेरिका से आयातित सोना चांदी ने अर्थव्यवस्था के स्वरूप को ही बदल दिया। ये होता था पहले कि जब यूरोपीय देश जो खोज में बहुत आगे निकल गया था तो अमेरिका से जो धातुएं आती थी, सोना और चांदी, वो दोनों मिलकर के क्या किया तो यूरोपीय अर्थव्यवस्था का पूरा स्वरूप ही चेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है आगे कि इन्होंने कहाँ गया उसके बाद है फलतः 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर ही निर्भर रही। देखिए 80 वर्षों तक जो यूरोपीय व्यवस्था थी वो किस चीज़ पे निर्भर करती थी तो चांदी पे निर्भर करती थी। इससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई। बदलते हुए आर्थिक स्वरूप में व्यापार की प्रधानता बनी और वर्ग संबंधों में परिवर्तन आने लगे। ठीक है, इसके फलस्वरूप समाज में सामंती वर्ग के बदले में व्यापारिक वर्ग का प्रभाव बढ़ गया। देखिए, जब व्यापार होने लगा इन सारे चीज़ों का, चांदी वगैरह का, सोना का, तो इससे व्यापार और आगे बढ़ गया उन लोगों का। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है कि औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास। ठीक है, देखिए भौगोलिक खोजों के उपरांत उपनिवेशों की स्थापना के रूप में साम्राज्यवाद का विकास जारी रहा और यूरोपीय राष्ट्रों ने तीव्र प्रतिस्पर्धा चलती रही। इसके फलस्वरूप व्यापार के माध्यम और स्वरूप में भी परिवर्तन आए। व्यक्तियों की जगह अब संगठित व्यापारिक कंपनियां ने व्यापार का संचालन आरंभ किया और इसी उद्देश्य से विशेषाधिकार तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ये कंपनियां प्रयत्नशील हो गईं। इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस आदि देशों में ऐसी कंपनियां स्थापित हुईं। इनमें से कुछ कंपनियां व्यापारियों के द्वारा प्रायोजित थे और कुछ राज्य द्वारा। आगे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य द्वीपों समूहों में उपनिवेश एवं बस्तियां बसाई गईं। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रारंभ में पुर्तगाल और स्पेन उपनिवेश स्थापित करने में अग्रणी रहे, परंतु 16वीं शताब्दी के अंत तथा 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस भी शामिल हो गया। शुरू में क्या हुआ था कि जो पुर्तगाल और स्पेन था वो सबसे आगे था उपनिवेश स्थापित करने में, लेकिन बाद में ये हुआ 16वीं और 17वीं शताब्दी के शुरुआत में कि फ्रांस इसमें अग्रणी हो गया। ठीक है,
देखिए कौन कौन सा कंपनी जो है वो भारत में पहले पहले आया। तो देखिए पहले है पुर्तगाली, ठीक है, उनका आगमन कब हुआ तो 1458 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, 1600 में। डच लोग कब आए तो 1602 में। फ्रांसीसी 1664 में। डेनिश 1616 में। स्वीडिश कब आया तो 1731 में, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं वाणिज्यवाद का विकास। नए देशों की खोज तथा व्यापार के वैश्विक स्तर के फलस्वरूप आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। इस आर्थिक व्यवस्था में बुलियन की महत्ता बढ़ी। सोने की महत्ता ने यूरोपीय देशों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने एवं चांदी की लूट हुई। साथ साथ इसका भंडारण भी किया जाने लगा। इन भंडारणों की प्राप्ति में स्पेन अग्रणी था। देखिए जब वाणिज्यवाद का विकास हुआ तो बहुत सारे देशों में व्यापार जो था वो मतलब विश्व स्तर पर पहुंच गया था, ठीक है। और उसी समय क्या हुआ तो पूंजीवाद का जन्म हुआ, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ तो सोना जो था उसका बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया था और यूरोपीय देश इस तरह से उसकी ओर आकृष्ट हो गया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोना एवं चांदी की लूट होने लगी थी उस टाइम और उसका भंडारण भी होने लगा था। और इन्हीं भंडारणों में सबसे अग्रणी कौन था तो स्पेन होने हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। अब हम पढ़ते हैं कि ईसाई धर्म जो था उसका मतलब उस सभ्यता का प्रसार कैसे हुआ, ठीक है। जैसे कि पूर्व में उल्लिखित है कि भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय देश की सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रसार किया। धर्म युद्धों की असफलता के कारण ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो धीमा पड़ गया था, नए भौगोलिक खोजों ने इनमें प्राण डाल दिए। ईसाई धर्म प्रचारों ने अफ्रीका, एशिया तथा अमेरिका के दुर्गम स्थलों में जाकर अपना धर्म का प्रचार किया, परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यह पड़ा कि इन क्षेत्रों में धन का लालच देकर एवं जबरन धर्मांतरण तथा सांस्कृतिक अतिक्रमण किया गया और इसका विरोध भी हुआ। दूसरी तरफ धर्म के व्यापक प्रसार में चर्च की प्रभुसत्ता को कम किया, ठीक है। उसके बाद है कि भौगोलिक खोजों के कारण हुई ज्ञान में वृद्धि से तत्कालीन धर्म के विषय में कई प्रश्न उठ खड़े हुए, ठीक है। उसके बाद है कि धर्म को भी तर्क की कसौटी पर कसा जाने लगा, जिसने धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की, ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि जब ईसाई धर्म का प्रसार हुआ तो उस समय हुआ कि क्षेत्र का धन के लालच की वजह से लोग अपना धर्म बदलने लगे, ठीक है, अपनी संस्कृति को बदलने लगे, इससे कि ईसाई धर्म का प्रसार हो, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हम अपना 5वां टॉपिक पढ़ते हैं, दास व्यापार का विकास। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप विकसित हुए व्यापार वाणिज्य में मानव श्रम की महत्ता ने दास व्यापार को प्रोत्साहित किया। नए अन्वेषित क्षेत्रों अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को पकड़कर उन्हें यूरोप के बाजारों में बेचा जाना शुरू हुआ। आरंभ में गुलामों का व्यापार व्यक्तिगत स्तर पर था, किंतु 16वीं शताब्दी के अंत में बाकायदा व्यापार का रूप धारण कर लिया। इन गुलामों से जंगल को काटने, खेती करने, सड़क बनवाने, जहाज़ों में ईंधन फूंकने आदि कठिन कार्य करवाए जाते थे तथा इन पर अमानवीय बर्बर अत्याचार किए जाते थे। इस प्रकार भौगोलिक खोजों का यह नकारात्मक प्रभाव था, ठीक है। उसके बाद है कि तथाकथित सभ्य एवं विकसित लोगों द्वारा अविकसित, भोले भाले एवं कमजोर लोगों का शोषण किया जाने लगा। देखिए ये जो प्रभाव बताया गया है ये नकारात्मक प्रभाव है। क्यों है तो इसमें क्या हुआ था कि
शुरू में क्या किया था, जो गुलाम लोग थे उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था, उनसे जो है बहुत कठिन कार्य करवाए जाते थे और उनके ऊपर अमानवीय बर्बर जो अत्याचार होता था वो किया जाता था। ठीक है, उसके बाद चलिए हम क्या पढ़ते हैं, अपनी टॉपिक में आगे है हमारा भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में व्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। इससे चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर उंगली उठने लगी। कालांतर में यह यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। नए गोलार्ध के आविष्कार से यूरोप की क्षुद्रता और दुनिया की महत्ता की अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्य को नए नए आविष्कारों के रास्ते पर खड़ा कर दिया। इसका संदेश स्पेनिश सिक्के सामने और भी है से स्पष्ट होता है। ठीक है, बढ़े हुए सामुद्रिक गतिविधियों ने समुद्री यात्राओं में उपयोगी विभिन्न उपकरणों यथा नक्शे, कंपास, नक्षत्र प्रणाली आदि के विकसित होने का अवसर प्रदान किया। इससे संबंधित विद्वानों एवं पेशेवर वैज्ञानिक वर्ग का जन्म हुआ। कालांतर में इसी वर्ग ने पुनर्जागरण का जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। देखिए, भ्रांतियों का जब अंत हो गया तो उसी समय क्या हुआ, तो भौगोलिक खोजों में जो भौगोलिक खोजों के ज्ञान थे उसमें वृद्धि आई। ठीक है, और ये कब शुरू हुआ, तो एक स्पेनिश का सिक्का आया था, सामने और भी हैं, और इसी शब्द से ये स्पष्ट हो गया था। ठीक है, और समुद्री यात्रियों के द्वारा जो है विभिन्न उपकरणों जैसे कि नक्शा हो गया, कंपास हो गया, नक्षत्र प्रणाली हो गया, इन सारे चीज़ों का विकास होने लगा। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होगा कि विद्वान जो हैं और जो पेशेवर वैज्ञानिक थे वो लोग आगे आए। ठीक है, तो इन्हीं सब कारणों से पूरा पुनर्जागरण का मतलब पुनर्जागरण शुरू हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, अन्य परिणाम। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। भौगोलिक खोजों से विभिन्न प्रकार के नवीन फसलों का अंतर महाद्वीपीय आदान प्रदान हुआ। जैसे यूरोप में कहवा, चाय, गन्ना, मक्का, आलू, तंबाकू, नील आदि नवीन वस्तुओं को परिवेश हुआ तथा यूरोप के माध्यम से चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, आलू भारत जैसे देश में आगमन हुआ। भारतीय फसल आम, गन्ना आदि दूसरे क्षेत्र में गए। ठीक है, इस प्रकार कहा जा सकता है कि भौगोलिक खोजों ने विश्व की एक नई रूपरेखा सामने लाई। विचारों में परिवर्तन आए, वैज्ञानिक विचारों को मान्यताएं मिली, धार्मिक अंधविश्वास टूटने लगे। दूसरी तरफ नए क्षेत्रों के अन्वेषणों तथा नवीन मार्गों के खोज के फलस्वरूप पूंजीवाद, वाणिज्य और साम्राज्यवाद का विकास हुआ। इनसे दुनिया जो है यूरोपीयकरण कर दिया। देखिए, अन्य परिणाम कहने का अर्थ ये है कि जब भौगोलिक खोज हुआ तो उस समय जो है यूरोपीय देश में जैसे कि कहवा हो गया, चाय हो गया, गन्ना हो गया, मक्का, आलू, नील, ये सारी चीज़ें जो है हमारे देश में आई। ठीक है, भारत में। और हमारे देश से भी जो है जैसे कि आम, गन्ना, ये सारी चीज़ दूसरे जगह गए। तो इससे क्या हुआ कि व्यापार बढ़ा, एक एक देश जो है दूसरे देश के संपर्क में आए। तो इससे क्या हुआ, तो भौगोलिक खोजों का विकास हुआ। ठीक है, तो यही चीज़ इस चैप्टर में था कि भौगोलिक खोजें क्या है, इसका पृष्ठभूमि क्या है, आखिर जो भारत का खोज हुआ था, फिर से नए नए जो देश हैं, अभी हम लोग बहुत सारे देश के बारे में जानते हैं। ठीक है, महाद्वीप के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को पता कैसे लगा, इन्हीं सारी चीज़ों के थ्रू हम लोग को अभी इतना जानकारी मिला है। धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आने लगेगा कि आखिर ये दुनिया जो है किस प्रकार से सामने आया। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था इतिहास में कि पहले के लोगों को लगता था कि पृथ्वी जो है चपटी है। ठीक है, अगर हम लोग ज़्यादा दूरी तय करेंगे समुद्र में तो हम लोग अनंत में विलीन हो जाएंगे। लेकिन वैज्ञानिक लोग जो थे इस चीज़ को सिद्ध कर दिए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसी प्रकार आप लोग धीरे धीरे जानेंगे।
अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।